Welcome to TRS Clips, the channel that we hope is like a brain workout for you. भारत के अलावा कौन से देशों को स्टडी करना चाहिए? हर देश के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. Correct. ओके, सो वील गो कंट्री बाय कंट्री. लेट्स बिगिन विथ यूएसए, जो हमारे जमाने में टॉप डेस्टिनेशन होती थी. Correct. आई डोंट थिंक दैट्स द केस एनीमोर. Not at all. नॉट एट ऑल. आप कह रहे हो? Yeah, not at all. नॉट एट ऑल. So अभी मैं एक स्कूल में था एंड ऑडिटोरियम में करीब 500-600 बच्चे होंगे, सब 11th-12th. एंड जनरली आज से 10 साल पहले अगर आप ऐसे, एंड दिस वाज IB स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ से काफ़ी बच्चे इंडिया के बाहर पढ़ने जाते हैं. आज से 10-15 साल पहले आप अगर इस ऑडिटोरियम में खड़े होते और आप लोगों से पूछते कि आप में से कितने लोग अमेरिका पढ़ाई करने जाना चाहते हो, मेरा गैस है कि 500-600 में एटलीस्ट 200-300-400 लोग हाथ उठाते. इस बार जब हमने ये सवाल पूछा, जब मैंने ये सवाल उनसे पूछा, और ये बहुत रिसेंट है, ये करीब 3 हफ्ते पहले की बात है ये, उस पूरी ऑडियंस में आई थिंक 500 बच्चों में शायद 30 या 40 लोगों ने हाथ उठाया. मोर इंपॉर्टेंटली, मोर इंटरेस्टिंगली, जब मैंने पूछा कितने लोग US नहीं जाना चाहते हैं, ऑलमोस्ट 300-350 लोगों ने हाथ उठाया. आई थिंक 2-3 चीज़ें हुई हैं रिसेंट टाइम्स में जिससे वो माइंडसेट, वो पर्सपेक्टिव, वो स्टोरी चेंज हुई है बहुत स्ट्रांगली. और अब मुझे लगता है कि लोगों को ये रियलाइज़ हो गया है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सिर्फ वहाँ जाकर ही अनलॉक होंगी और वहीं पर अनलॉक होंगी, वैसा नहीं है. आज अगेन कर्टसी टू टेक्नोलॉजी एंड कर्टसी टू अवेयरनेस जो इस जनरेशन में है, उन्हें ये पता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के यू कैन बिल्ड इट फॉर द वर्ल्ड. आजकल न्यूज़ में फॉर एग्जांपल मिस्टर श्रीधर वेम्बू इतना पॉपुलर हो रहे हैं, जो उनकी कंपनी है जोहो, वो आजकल इतना न्यूज़ में है. वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में बैठ के एक टूल बनाया है जो आज गूगल को चैलेंज कर रहा है, जो आज माइक्रोसॉफ्ट को चैलेंज कर रहा है, सिलिकॉन वैली की बड़ी बड़ी कंपनियों को चैलेंज कर रहा है. वो सारा टूल उन्होंने तमिलनाडु के एक छोटे से गाँव में बैठ के बनाया हुआ है. तो आई थिंक वो रियलाइजेशन आज की जनरेशन को काफ़ी स्ट्रांगली है कि आप आज अगर कुछ दुनिया के लिए बनाना चाहते हो, उसके लिए आपको US में जाकर 4 साल स्पेंड कर वहाँ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है. स्पेशली गिवन कुछ कॉन्वर्सेशन जो अभी हो रहे हैं, जो नैरेटिव्स हैं, जिसमें आपको दिखता है कि हाँ प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं. पीपल आर चूजिंग टू नॉट नेसेसरली गो देयर. इज द फेस ऑफ द प्रॉब्लम्स ट्रम्प? I think policies that have come from the current government are probably the face of the problem, and the narrative that has come out because of that कि आपको शायद वो वर्थ इट नहीं लग रहा कि यार इतनी प्रॉब्लम, इतने हैजल के साथ वहाँ जाना है क्या मुझे. लूजली पेरेंट्स को समझाते हैं कि ये पॉलिसीज है क्या, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेन एजुकेशन इन यूएसए. बट लेट्स बिगिन विद आवर जनरेशंस नैरेटिव. जब हम कॉलेज से ग्रेजुएट कर रहे थे, आई रिमेंबर कि जितने भी मिडिल क्लास के बच्चे थे स्पेशली, वो सारे अस्पायर करते थे करेक्ट. टू गो फॉर योर MS टू यूएसए, Correct. क्योंकि सडनली आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे, सैलरी प्रोस्पेक्ट्स वगैरह. Correct. उनमें से ना बहुत सारे, एंड आई एम श्योर यू ऑल्सो हैव योर ओन स्टोरीज. मैंने नोटिस करा कि मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल में आधे बहुत सेटल्ड है वहाँ, आधे बहुत गंदे से लौटना चाहते हैं. इट्स वन ऑफ द टू. दैट्स हाउ द लास्ट 10-15 years have panned out for our generation. हम 90s born है. Correct. तो पहले वो भी समझाइए कि 90s born kids के लिए असलियत क्या थी, अब और अभी सिनारियो क्या है, और फिर ये जो 2000s और 2010 बॉर्न्स है, करेक्ट. इनका गेम प्लान क्या रहना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू यूएसए. तो आई थिंक एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ आपको. अभी हमारे बैच का 10 ईयर एनिवर्सरी था, मतलब तो जो भी लोग IIT से मेरे बैच में निकले थे, ऑल ऑफ अस कंप्लीटेड 10 ईयर्स. तो देयर वाज अ वर्चुअल गेट टुगेदर जिसमें पूरा जो बैच था हमारा, करीब 800-900 लोगों का बैच था. 2009 का जो बैच था वो ऑल ऑफ देम केम टुगेदर. आप गेस नहीं करोगे कि उस बैच में जब एक ये पोल हुआ कि आज आप किस सिटी में रह रहे हो, ये एक पोल था बिकॉज हम गेट टुगेदर कर रहे थे. गेस विच सिटी मोस्ट IITians of that batch, and all of them are 91, like 90-91 born, were staying. मेरा दिल कह रहा है गोवा. So I'll drop you a hint. It was not an Indian city. अच्छा, नॉट दुबई. Actually, it was SF. ओह रियली? Yeah. So IIT बैच में जो 800 लोग थे, जी. उनमें से मेजॉरिटी जनता SF में थी. एंड बाकी जो इंडिया रुके जो लोग, वो तो खैर गुड़गांव, बॉम्बे, बैंगलोर में स्प्लिट हो गए. जो US गए उनमें से 90% वर कंसनट्रेटेड इन SF, तो इसलिए वो उस शहर में सबसे ज़्यादा लोग थे. एंड इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी कि मेरे बैच के
सबसे ज़्यादा लोग गुड़गांव में नहीं हैं, बॉम्बे में नहीं है, बैंगलोर में नहीं है, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर है। एंड वो इसलिए था कि जब मेरा बैच ग्रेजुएट हो रहा था तब इंडिया में शायद एक यूनिकॉर्न था या शायद एक भी नहीं था, आज 100 हैं। तब एक स्टोरी ये होती थी कि यार वेल्थ जो है वो जनरेशनली है, अगर आपको मैसिव वेल्थ अनलॉक करनी है तो वो फैमिली बिजनेसेस हैं, वो चले आ रहे हैं, आप नहीं बना सकते। आई थिंक जो 100 यूनिकॉर्न पिछले 10 साल में बने हैं, जो स्टार्टअप स्टोरी इंडिया में बनी है, एंड IIT बॉम्बे में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ओला बन के आया है, हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप्स दैट हैव कम आउट ऑफ दैट इकोसिस्टम। उससे लोगों में बिलीव आया है कि यार मैं चाहे उस बैकग्राउंड से ना आ रहा हूँ, चाहे मेरे पास जनरेशनल वेल्थ ना हो, मैं मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आकर भी वो चीज़ें क्रिएट कर सकता हूँ, मैं वो वेल्थ अनलॉक कर सकता हूँ। एंड आई थिंक इन 100 यूनिकॉर्न्स ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कि जो बच्चा 2000 में आया है, 2000 born or 2010 born, he has seen all of these Indian startups. He has 100 role models of entrepreneurs who built enormous wealth, building in India, sitting in India, and building products that are being used globally. जब हम कॉलेज में थे we used to not even hear about Indian entrepreneurs. करेक्ट। एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग मुझे नहीं आती थी जब मैंने IIT ज्वाइन किया था। It was, मुझे याद है कि मैं फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में जब मैं लोगों को कहता था कि शायद स्टार्टअप करनी है, लोग हंसते थे मेरे पे, यहाँ एक्चुअली वेलाबंती करनी है ना। अब नहीं ब्रो, इट वाज दैट वाज द नैरेटिव अबाउट स्टार्टअप्स। करेक्ट। तो मैं कॉलेज में पहले मेरा मन था कि मैं प्लेसमेंट जो फेज़ होता है IIT में, आप तो एक टर्म होता है कि आप प्लेसमेंट में बैठ रहे हो या नहीं बैठ रहे हो। प्लेसमेंट में बैठ रहे हो मतलब आप ऑप्ट इन कर रहे हो कि मुझे नौकरी चाहिए, मैं कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट लूँगा, और अगर आप प्लेसमेंट में नहीं बैठ रहे हो तो मतलब ये सेइंग कि मुझे इस प्लेसमेंट प्रोसेस का पार्ट नहीं बनना है। पहले मेरा मन था कि मैं उस प्लेसमेंट प्रोसेस में नहीं बैठूंगा, आई वाज सपोज टू ऑप्ट आउट ऑफ इट। जब मैंने ये अपने दोस्तों को बताया, जब घर पे बताया, द काइंड ऑफ रिएक्शंस आई गॉट कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम IIT गए क्यों थे, तुमने पिछले 4 साल लगाए क्यों हैं, यू नो हाउ कैन यू ऑप्ट आउट ऑफ द प्लेसमेंट प्रोसेस। हम यही तो चीज़ थी जिसको आप चेस कर रहे थे एक तरह से। एंड सो मच सो, एंड आई वांट टू शेयर दिस, कि इतना पीयर प्रेशर था, इतना प्रेशर था कि मैंने ऑप्ट इन किया डिस्पाइट नॉट वांटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो आई थिंक आज एक बच्चा अगर अपने पेरेंट को ये बोलता है कि मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठ रहा हूँ, आई एम होपिंग एंड आई एम विशिंग कि पेरेंट्स थोड़े ज़्यादा सपोर्टिव होंगे देन दे वर 10 years ago, जब ये बात ऑलमोस्ट अनसुनी होती थी कि आप कैसे IIT में जाके प्लेसमेंट में नहीं बैठ रहे हो। तो वो मुझे लगता है स्टोरी काफ़ी चेंज हुई है इन 10 सालों में। एंड मुझे लगता है इसलिए भी आज एक बच्चे की रिस्क टेकिंग एपेटाइट थोड़ी सी बढ़ गई है, क्योंकि ये सक्सेस स्टोरीज हैं पेरेंट्स को देखने के लिए। ट्रम्प के गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स, ये जानना चाहिए। एंड आई वुड आल्सो से विद रिस्पेक्ट टू जॉब प्रोस्पेक्ट्स फॉर इंडियन ग्रेड्स, इवन मास्टर्स ग्रेड्स, आई थिंक जॉब प्रोस्पेक्ट्स बदल चुके हैं थोड़े बहुत। थोड़े नहीं, मुझे लगता है काफ़ी चेंज हुआ है। देखिए आई थिंक एक जो नैरेटिव जो आज अमेरिका में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, अमेरिका में नहीं, आई थिंक काफ़ी देशों में अभी जो नैरेटिव बनना शुरू हुआ है वो यही है कि बाहर के लोग आकर हमारी जॉब्स चोरी कर रहे हैं, हमारी जॉब्स खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे लोगों को जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं, हमारे लोगों को काम नहीं मिल पा रहा। एंड जो करंट गवर्नमेंट वहाँ पर है उसका एक बड़ा नैरेटिव ये है कि हम आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ बचा के रखेंगे। अगर वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको अमेरिकन्स के लिए बचानी है, जो उनका कैंपेन भी है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसकी अंडरलाइंग पॉइंट ये है कि अब वो ग्रेट नहीं रह गया था, उसको फिर से ग्रेट बनाने की ज़रूरत है। और जब वो कह रहे हैं कि ग्रेट नहीं रह गया था, तो उसमें एक पॉइंट ये था कि भाई अमेरिकन्स के पास जो जॉब्स हुआ करती थी वो तो बाकी लोग चले गए लेके, तो अब अगर वापस अमेरिका को ग्रेट बनाना है तो वो अपॉर्चुनिटीज़ अमेरिकन्स के लिए बचा के रखनी पड़ेंगी, क्योंकि बाकी लोगों ने आके वो अपॉर्चुनिटीज़ चुरा ली हैं। ये एक बहुत बड़ा नैरेटिव है। जो भी पॉलिसीज़ हैं वो इस नैरेटिव के अराउंड बन रही हैं, राइट। चाहे वो H1B वीज़ाज़ का जो पॉलिसी था जिसमें उसकी फ़ीस बहुत बढ़ा दी गई थी, ऑलमोस्ट 80-90 लाख रुपए किसी कंपनी को एक्स्ट्रा पे करने थे अगर उन्हें किसी को H1B के लिए लेके आना है, जो कि एक वर्किंग वीज़ा होता है जॉब के लिए अमेरिका में। उससे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, बहुत सारे लोग वापस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं वापस वहाँ जाएँ या ना जाएँ। तो ओवरऑल ये हो रहा था कि जब आप पहले अमेरिका जाते थे, आप लोन लेकर पैसे खर्च करके 4 साल वहाँ लगा कर आप इस होप में जाते थे कि यार 4 साल बाद जब मैं कॉलेज ख़त्म कर लूँगा या जब मैं वहाँ जॉब मेरी लग जाएगी तो मैं डॉलर्स में कमाऊँगा, मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। वो गेम प्लान अब चेंज हो गया है, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रक्चरली पॉलिसी से सरकार ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स उनके लोकल लोगों को मिले, विच वी कैन ऑल डिबेट कि कितना सही है नहीं है क्या है कहानी, बट अभी तो यही माइंडसेट है और यही नैरेटिव है। तो इस नैरेटिव में अगर आप चले भी जाते हो तो हो सकता है कि उस 4 साल के बाद जिस अपॉर्चुनिटी के लिए आप गए थे वो आपको ना मिले। तो आई थिंक उस वजह से अब बच्चों को बहुत ज़्यादा वो दिखने लगा है कि यार
शायद वर्थ इट नहीं है वो रिस्क लेना कि मैं वहाँ 4 साल जाऊँ और मुझे वो अपॉर्चुनिटी शायद ना ही मिले, तो क्या ही पॉइंट है। इनफैक्ट अभी एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई थी, हार्वर्ड जो ना सिर्फ यूएस का, दुनिया का टॉप स्कूल है, हार्वर्ड के ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड थे, दैट बैड अ मार्केट, राइट। तो एक तो इकनॉमी भी अच्छा नहीं कर रही काफ़ी टाइम से, ग्रोथ उतनी नहीं आई है जितना उन्होंने सोचा था, तो जॉब्स ऑल्सो ओवरऑल उतनी नहीं है, बट जो हैं उसमें भी कंपटीशन बहुत बड़ा हुआ है, एंड ऊपर से गवर्नमेंट का या पॉलिसी का ये पुश है कि वो जॉब्स लोकली लोगों को ज़्यादा मिलें, बाहर वाले लोगों को कम मिलें, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये सब हो रहा है कि जहाँ पे एक तो हार्वर्ड ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड, जो लोग बाकी कॉलेजेस में हैं उनके तो ऑब्वियसली उनके लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ और भी कम होती जा रही हैं, एंड आई थिंक उसका इम्पैक्ट ये है कि अब लोगों का माइंडसेट वो शिफ्ट हो गया है कि वो श्योर शॉर्ट तरीका नहीं रह गया अब कि अच्छा अगर आप यूएस चले गए तो वही लाइफ सेट है, वो अब क्वेश्चन नहीं है। एंड वो मुझे लगता है सिर्फ यूएस के लिए ट्रू नहीं है, वो अब काफ़ी सारी जगह ये हो रहा है कि सिर्फ प्रेस्टीज ऑफ द डिग्री या सिर्फ प्रेस्टीज ऑफ द कॉलेज पे जो लाइफ सेट हो जाया करती थी वो अब नहीं हो रही है। मैंने अभी रिसेंटली कुछ कॉलेजेस से लोग इंटरव्यू किए हैं जिन्होंने 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की फ़ीस भरी पढ़ाई करने के लिए। अभी मैंने किसी HEC पेरिस के एलुमनाई को इंटरव्यू किया था एक जॉब के लिए, जिन्होंने ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ रुपए खर्च किए यूरोप में पेरिस में पढ़ने के लिए, और अब वो वापस आए हैं इंडिया और वो 15-20 लाख रुपए की जॉब का इंटरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि यूरोप में जॉब लगी नहीं, वहाँ पे भी इकनॉमी स्लो डाउन में थी, पिछले 1-2 साल से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी नहीं, और जब आपको अगर 15-20 लाख की जॉब ही करनी थी तो उसके लिए फिर वो 1.5-2 करोड़ का ROI वर्थ नहीं हो रहा, क्योंकि आप आज वो HEC पेरिस से इतने लोग जा आके वापस रहे हैं कि उसकी वैल्यू इतनी नहीं रह गई कि आप उसके लिए 15-20 लाख से रुपए देंगे। तो आई थिंक वो काफ़ी उसकी वजह से माइंडसेट शिफ्ट हुआ है यंग जनरेशन का, जो कि मुझे लगता है काफ़ी हद तक सही भी है। ओके, मेरे एक बहुत ज़्यादा फेवरेट इंस्टाग्राम क्रिएटर है, उनका नाम है CA सार्थक आहूजा। उन्होंने हाल ही में एक USA से रिलेटेड रील बनाया, मैं बस वो थोड़ा सा प्ले करना चाहूँगा, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। रील का टाइटल है यू नीड 2 करोड़ सैलरी फॉर US वीज़ा। अभी ये सुनो। You will now have to earn 2 crore rupees annually if you want a US visa. And today comes a new twist in the US visa saga. Well, let me explain what's really happening. So, in the US today, there are 85,000 H-1B visas issued annually, every year. However, the number of applicants are 5 lakh in total, which means each applicant's name is put into a lottery, and whoever's name comes out, well, they are allotted in H-1B. But President Trump now says that he wants to change the system, and this lottery will now become a wage-weighted lottery, which means every applicant will be put into either a grade 1, grade 2, grade 3 or grade 4, where a grade 4 worker is one who comes with seniority, with number of years of experience, and has a high position in a company and earns a very high salary. They will now get 4 tickets into the lottery. A grade 3 worker, which is lower, will get 3 tickets. Grade 2 worker, 2 tickets. And a grade 1 worker who has just entered the job market or possibly has less than, say, 5 years of work experience will get just about 1 ticket. And then the lottery will be run, which means early entrants or people who will just graduate from colleges and master's program in the US, their chances of getting selected in H-1B will actually halve. And people who are in grade 4, their chances may actually double, because they're saying we don't want any of these early entrants coming, and we only want to retain high talent at high positions which are paid a high salary. Now, they've not really given what are salary brackets across these grades, but when you do a back of the envelope analysis, people who are in the 70th percentile are expected to be in grade 4. But what is the salary they would need to have in the US to be eligible? Well, if you're a finance professional in New York or a techie in San Francisco, you would need to be earning anywhere upwards of $180,000 annually to make the cut in grade 4. And if you work as a data scientist or in AI, you may have to earn more than $280,000 annually to be a part of the grade 4. Now, I'll tell you 2 big impacts that this is going to make. The first one is a lot of admissions by Koreans, Indians, Chinese to US companies and US universities are going to drop drastically, and US college revenues are going to take a dip.
The second thing, a lot of IT companies from India and IT professionals will stop focusing on IT services outsourcing and in fact will be forced to focus on building products, apps, SaaS platforms and actually end up starting a lot of startups in their home country of India. This particular one was for young students. Basically कह रहे हैं कि जो स्टार प्रोफेशनल्स हैं हमारे एज के, शायद उनका जॉब सेफ है. हाँ, उन पे शायद इतना फर्क ना पड़े. $280K कितने होता है? बहुत बहुत ज़्यादा. हाँ, करीब 2.5 करोड़. 2.5 करोड़ की सैलरी अगर है तब आप ठीक हो. बच गए. तब भी लॉटरी है, आपके शायद ऑड्स बेटर हैं. उस पर भी 100% सेफ था, उस पर भी नहीं हो. तो उस पर भी आपको लॉटरी तो खेलनी ही पड़ेगी, आपके लिए ऑड्स बेटर हैं. बट जो पहले, इसलिए मैं करता हूँ, जो पहले जो शॉर्ट तरीका होता था कि आप US कॉलेज करने जाओ, 3-4 साल कॉलेज करो, वहाँ जॉब लो, उस इंसान के लिए तो अब ऑड्स बहुत ही कम हो गए हैं. तो अब वो ROI नहीं रह गया, वो उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं रह गया, उसकी वैल्यू नहीं रह गई कि अब आप 3-4 साल उतना खर्चा करके वहाँ क्यों रह रहे हो. अगर वहाँ जाके फिर वो आपको वापस इंडिया आके अगर रुपीज़ में ही कमाना है, तो आप वहाँ पे जो 1-1.5 करोड़ रुपए एजुकेशन पे खर्च करोगे, उसका कुछ वैल्यू फिर रह नहीं जाता. एंड डेफिनेटली अर्ली करियर लोगों के लिए, और इवन फॉर पीपल हु आर एस्टेब्लिश्ड, इट्स गोना गेट मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू कंटिन्यू ऑन दैट पाथ. एंड आई थिंक इसीलिए अब लोगों का जो मन है वो थोड़ा सा इस तरफ आ रहा है कि यार वापस आके इंडिया में बनाते हैं, या फिर इंडिया से ग्लोब के लिए बनाते हैं, विच इज़ व्हाट आई वुड से इज़ द बेस्ट स्ट्रैटजी. क्योंकि अगर आप इंडिया में रह के बना रहे हैं, किसी भी चीज़ को बनाने की कॉस्ट बहुत कम आने वाली है. अगर आप एक ग्लोबल लेवल का प्रोडक्ट बना पाते हो, तो यू कैन अर्न इन डॉलर, बट यू विल ओनली हैव टू पे इन रुपीज़. एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन दैट अ इंडियन एंटरप्रेन्योर कैन टुडे लेवरेज. आई थिंक कि ये जो लोग हैं जिन्होंने US में टाइम बिताया, उन्हें ग्लोबल एक्सपोजर मिल गया है. अभी उसी ग्लोबल एक्सपोजर को लेकर मार्केट योर स्टफ बेटर व्हाइल यू बिल्ड फ्रॉम इंडिया, सेल इट टू द वर्ल्ड बेटर. करेक्ट. बट इस एपिसोड में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स मेनली सीख रहे हैं कि क्या हो रहा है दुनिया में. इफ यू आर अ पेरेंट, मान लो आपके बच्चों को US जाना होता, आप उन्हें भेजते? Yes. Not for a 4-year degree, not for doing a full 4-year program there. I would send them for a short-term semester exchange or a cultural exchange program. मुझे लगता है all said and done, it is still world's number 1 economy. अगर आज आप GDP per capita के टर्म्स में देख रहे हो, it is almost 40-50 times larger than India. So there is a lot of merit to learn from there. जैसे कि हमने पहले बोला कि आप किस शहर में हो, आप किस पिन कोड में हो, उससे आपका पर्सपेक्टिव बहुत चेंज होता है. तो मैं फिर भी चाहूँगा कि बच्चे वहाँ जाकर सीखें तो ज़रूर, वहाँ जाकर दुनिया देखें तो ज़रूर, वो पर्सपेक्टिव तो लें कि आज सिलिकॉन वैली क्यों है, वहाँ पर क्या माइंडसेट है, लोग किस थॉट प्रोसेस के साथ चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं. क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे क्रिएटर्स, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे बिल्डर्स उस ग्लोबल माइंडसेट के साथ ही बिल्ड करते हैं. आज जब आप इंडिया में बनाते हो, आप इंडिया के लिए बनाते हो, बट जब आप सिलिकॉन वैली से बनाते हो तो आप दुनिया के लिए बनाते हो. आप कह रहे हो कि वहाँ डिग्री के लिए शायद नहीं जाना चाहिए, बट एक्सपोजर के लिए बताना चाहिए वहाँ. करेक्ट. आपको उन लोगों से मिलने की ज़रूरत है, आपको वो माइंडसेट लेने की ज़रूरत है, आपको वो दुनिया के लिए बनाना का जो माइंडसेट है कि आई कैन बी मेकिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. मैं शायद इंडिया में बना रहा हूँ, शायद मैं यूरोप के किसी छोटे गाँव में बना रहा हूँ, मैं शायद दुबई में बना रहा हूँ, पर मैं बना दुनिया के लिए रहा हूँ. ये थॉट प्रोसेस बहुत कम देशों में, बहुत कम शहरों में होता है. जब आज एक मार्वल एक फिल्म बनाता है, वो सिर्फ US के लिए नहीं बना रहा, उसे पता है कि दुनिया में हर कोई ये मूवी देखेगा. आज जब फेसबुक बनाया था उन्होंने, तो ये सोच के नहीं बनाया था कि मैं सिर्फ US सिटीजन्स के लिए बना रहा हूँ. उन्होंने इवेंचुअली उसको पूरी दुनिया के लिए बनाया. इंडिया से ग्लोबल प्रोडक्ट्स या ग्लोबल चीज़ें नहीं शिप हो रही क्योंकि हम उस माइंडसेट से बना ही नहीं रहे, हम दुनिया के लिए बना ही नहीं रहे हैं. तो वो माइंडसेट लेने के लिए मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो बच्चा वहाँ जाए और सोचे कि यार मुझे ना 8 बिलियन लोगों के लिए बनाना है, जो भी बनाना है. आई थिंक दिस 8 बिलियन माइंडसेट इज़ व्हाट आई कॉल इट, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पीपल नीड टू हैव दिस 8 बिलियन माइंडसेट कि मैं जो भी बनाऊंगा, चाहे वो टूल हो, चाहे वो एक फिल्म हो, चाहे वो एक यूट्यूब वीडियो हो, वो 8 बिलियन पीपल के लिए रेलेवेंट हो, ताकि आई एम बिल्डिंग इट फॉर द वर्ल्ड, नॉट फॉर माई कंट्री, नॉट फॉर माई सेट ऑफ पीपल. माई ऑडियंस इज़ एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. वो समझ पाना बहुत क्रिटिकल है आज एक 20-year-old के लिए, एंड फॉर दैट आई वुड वांट देम टू बी देयर. आई थिंक US जाने के पीछे बेसिक लॉजिक ये हुआ करता था कि यार मुझे वहाँ सैलरी ज़्यादा मिलेगी और लाइफ ज़्यादा अच्छी होगी, वर्क लाइफ बैलेंस ये ज़्यादा अच्छा होगा, लाइफ क्वालिटी. इट्स नॉट ट्रू एनी मोर. वेरी मच द जॉब अपॉर्चुनिटी हैज़ गॉन. जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अब अगर आप अर्ली करियर में हो तो यू आर नॉट वेलकम्ड. आपको बहुत ज़्यादा हसल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा धक्का खाना पड़ेगा इवन टू गेट अ बेसिक जॉब. तो वो तो अब ऑड्स बहुत ही आपके अगेंस्ट हैं.
दैट इज़ ऑलरेडी गॉन. एंड चूँकि डिमांड सप्लाई है, अब अगर अपॉर्चुनिटीज़ इतनी कम रह गई हैं और इतने सारे लोग उसके लिए फाइट मार रहे हैं, तो जॉब ज्वाइन करने के बाद भी आपके लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि देयर विल बी ऑलवेज समबडी जो आपकी जॉब के पीछे लगा हुआ है. तो आपको जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो भी चला जाने वाला है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लिप दोस्तों. मेरा होप यह है कि आप हर हफ्ते इसी चैनल पर लौट आओ, ताकि जितने भी पॉडकास्ट हम अपलोड कर रहे हैं ना, उनका सार आपको इस चैनल पर मिल जाए.